दोस्तों हमारे देश में हर साल लाखों लोग सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का सपना देखते हैं और इसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। आखिर करें भी क्यों ना। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो ठहरी जहां अगर एक बार आपकी सिलेक्शन हो जाए तो आप लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं और आपकी खुद की जिंदगी भी एकदम पलट जाती है। शायद यही वजह है कि सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है। आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिविल सर्वेंट से जुड़े हुए क्या क्या प्रोविजंस हमारे संविधान में दिए गए हैं, किन किन आर्टिकल्स के तहत इन्हें अपॉइंट किया जाता है एवं इन्हें रेगुलेट किया जाता है। सो वेलकम टू स्टडी IQ, माय नेम इज चांद कुबा। अगर आप मेरी वीडियोस की पीपीटीज डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि सिविल सर्वेंट्स आखिर होते कौन है। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस केस है द स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस AN सिंह, जहां ये बताया गया कोर्ट की तरफ से कि एक सिविल सर्वेंट को डिटरमाइन करने के लिए 3 टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला टेस्ट तो उन्होंने जो बताया वो ये कि देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन एंड द स्टेट। यानी कि आप अगर एक व्यक्ति को ये डिफाइन करना चाहते हैं, डिटरमाइन करना चाहते हैं कि वो सिविल सर्वेंट है या नहीं, तो आप ये देखेंगे कि क्या स्टेट के बीच में यानी कि सरकार के बीच में और उस व्यक्ति के बीच में मास्टर सर्वेंट का रिलेशन है या नहीं। दूसरी बात ये कि द स्टेट मस्ट बी सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी कि वो व्यक्ति को कौन सिलेक्ट कर रहा है, स्टेट या स्टेट की एक ऑथराइज्ड एजेंसी, और उसे अपॉइंट भी कौन कर रहा है, उसे अपॉइंट भी स्टेट ही कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें यूपीएससी की यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन की, या फिर वेरियस स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशंस की। ये जो होती हैं ये सिलेक्टिंग एजेंसीज होती हैं। एट द सेम टाइम अपॉइंट कौन कर रहा है, अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं या फिर उनके द्वारा ऑथराइज्ड लोग अपॉइंट करते हैं सिविल सर्वेंट को। स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो गवर्नर या फिर उनके द्वारा कोई ऑथराइज्ड पर्सन इन सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करते हैं। तीसरा टेस्ट क्या बताया गया, पेमेंट मस्ट बी रिलीज फ्रॉम स्टेट ट्रेजरी। सो यहाँ पर जो थर्ड टेस्ट है वो ये कि भाई अगर एक व्यक्ति को पेमेंट जो है, अगर वो सिविल सर्वेंट है तो वो सिविल सर्वेंट को पेमेंट कहाँ से जाएगी, स्टेट ट्रेजरी से ही जाएगी, यानी कि सरकारी खाते से ही उन्हें उनकी सैलरी दी जा रही है। तो ये तो हुआ टेस्ट कि किस तरह से हम सिविल सर्वेंट को डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ सिविल सर्वेंट से जुड़ी हुई क्या क्या प्रोविजंस दी गई हैं। देखिए भाई पार्ट 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां हमें देखने को मिलता है कि आर्टिकल 308 से लेकर हमें आगे फर्दर इसी में सिविल सर्वेंट से जुड़ी हुई प्रोविजंस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर 309 की, तो 309 में बताया गया रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्संस सर्विंग द यूनियन और स्टेट। देखिए भाई यहां पर बताया गया है कि सिविल सर्वेंट्स के लिए जो कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं या कंडीशंस ऑफ रिक्रूटमेंट्स हैं वो कौन बनाता है, यानी किसके द्वारा इन सर्विस कंडीशंस को बनाया जाता है। कहते हैं जी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट ऑफ एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर may regulate the recruitment and service condition of a person appointed to the service or to the public service and posts in connection with the affairs of the union or state। देखिए भाई ये जिम्मेवारी दी गई है या तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स को, यानी कि जितनी भी सर्विस रिलेटेड कंडीशंस हैं या अपॉइंटमेंट रिलेटेड कंडीशंस हैं सिविल सर्वेंट्स की, अगर वो सिविल सर्वेंट स्टेट लेवल का है तो स्टेट लेजिस्लेचर्स जो है वहां पर उनसे जुड़ी हुई सर्विस कंडीशंस बना सकती हैं। अगर वो सिविल सर्वेंट सेंट्रल लेवल का है, यानी कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या ऑल इंडिया सर्विस का हो या डिफेंस सर्विसेज का हो, यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जितनी भी सर्विसेज होती हैं कौन उनके लिए यहाँ पर सर्विसेज कंडीशंस जो है वो डिसाइड करता है, तो वो सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट डिसाइड करती है। साथ ही में यहाँ पर यह कहा गया कि भाई मान लीजिए किसी मैटर पर अभी स्टेट या सेंट्रल लेजिस्लेचर की तरफ से कोई सर्विस कंडीशन नहीं बनाई गई है या कोई रूल्स या रेगुलेशंस नहीं बनाए गए हैं, तो इन द मीन टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज होते हैं, यानी कि जो यूनियन ऑफ इंडिया के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड जो स्टेट के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए गवर्नर्स ऑफ द स्टेट जो है ये कंडीशंस को बना सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहां पर अभी स्टेट लेजिस्लेचर या सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा कोई सर्विस कंडीशन डिफाइन नहीं की गई है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ यूनियन एंड गवर्नर इन द केस ऑफ स्टेट, यहां पर जो है उनके पास ये पावर है कि वो यहां पर इनकी जुड़ी हुई सर्विस कंडीशंस
जो है वो बना सकते हैं। सो यहाँ पर यही लिखा गया है, until the provisions in that behalf is made by an act or under an act of the proper legislature। चलिए आगे देखते हैं जी। अब सर्विस कंडीशंस या रिक्रूटमेंट कंडीशंस में क्या क्या आ जाता है, तो वो यहाँ पर हमने देखा कि रिक्रूटमेंट कंडीशंस इंक्लूड अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन, डेपुटेशन, प्रमोशन एंड अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर एटसेट्रा। सो ये सब यहाँ पर आ जाता है क्या, किसमें, रिक्रूटमेंट कंडीशंस में। सर्विस कंडीशंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, पे, अलाउंस, पीरियोडिक इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, डेपुटेशंस एटसेट्रा। सो ये सारी चीजें किसमें आ गई, ये सारी चीजें आ गई कंडीशंस ऑफ सर्विस में। आगे क्या कहा गया, अंडर दिस प्रोविजन पार्लियामेंट कैन इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स। अब एक चीज को यहां पर ध्यान करके चलें कि जो सर्विस कंडीशंस होती हैं सिविल सर्वेंट्स की, वो यहां पर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स बाकी नागरिकों को मिले हुए होते हैं उन्हें थोड़ा बहुत कर्टेल कर सकती हैं। यहां पर ऐसा हमें देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके पास राइट टू फॉर्म यूनियंस तो होता है, बट एट द सेम टाइम उनके पास वो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी होनी चाहिए थी उसको कर्टेल किया गया है इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ द एफिशिएंसी। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उन्हें कर्टेल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, सिविल सर्वेंट्स को यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को खुलकर सपोर्ट करने से मना किया जाता है, या सरकार को क्रिटिसाइज करने से, खुलकर क्रिटिसाइज करने से, यहाँ पर जो है ओपनली क्रिटिसाइज करने से मना किया जाता है। जबकि ये अदरवाइज देखें तो ये एक मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें मिला हुआ है। सो आप ये कह सकते हैं कि जो उनके रूल्स या सर्विस कंडीशंस होती हैं वो उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर जो है पीछे लेकर जाते हैं फंडामेंटल राइट्स के केस में, जो कि हमें देखने को भी मिलता है। चलिए आर्टिकल 310 की बात करते हैं, 310 की बात करते हैं, टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ पर्संस सर्विंग द यूनियन और स्टेट। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहां हम एक नई डॉक्ट्राइन की बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है जी, एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विस और सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन और ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस। यहां पे 3 सर्विसेज की बात की गई। पहली क्या, डिफेंस, दूसरा सिविल एंड तीसरा ऑल इंडिया सर्विस। होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, and every person who is the member of civil service of the state holds any civil post under a state hold the office during the pleasure of the governor। अब इसे कहा गया है डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। क्या कहा गया कि जो भी यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे या तो डिफेंस का ऑफिसर हो या सिविल सर्वेंट हो या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज का कोई मेंबर हो, ये तीनों किसके प्लेजर पे होल्ड करते हैं, किसके प्लेजर तक होल्ड करते हैं ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और स्टेट लेवल पे अगर कोई सिविल सर्वेंट है तो वो प्लेजर ऑफ गवर्नर के तक जो है वो ऑफिस को होल्ड करते हैं। अब इसका क्या मतलब है वो भी हम जानेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर है क्या? बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर का जो ओरिजिन है दोस्तों वो हमें देखने को मिलता है इंग्लैंड में, और ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड में जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो केवल तब तक ऑफिस को होल्ड करते हैं जब तक क्राउन का प्लेजर होता है, यानी कि जब तक क्राउन की इच्छा होती है, जब तक मोनार्क की या राजा की, अभी वहां पर क्वीन है तो जब तक क्वीन की इच्छा होगी तभी तक सिविल सर्वेंट उस ऑफिस में रहेंगे। ये एक एब्सोल्यूट वहां पर इनको प्लेजर की डॉक्ट्राइन मिली हुई है, यानी कि एब्सोल्यूट प्लेजर ऑफ द क्राउन होता है। जिस दिन क्राउन के मन में आया कि इस सिविल सर्वेंट को हटा देना चाहिए उस दिन हटा दिया जाएगा। सो यहां पर मैंने वही लिखा है कि अ सिविल सर्वेंट ऑफ द क्राउन होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द क्राउन एंड कैन बी डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस एट द प्लेजर ऑफ द क्राउन। अब यहां पर जो मैंने इंग्लैंड में बात की वो होता है एब्सोल्यूट प्लेजर ऑफ द क्राउन, लेकिन इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में हमने ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर लेकर आए ये हम मॉडिफाइड फॉर्म में लेकर आए हैं। यहां हमने एब्सोल्यूट प्लेजर तो नहीं दिया है, बट स्टिल टू अ लार्ज एक्सटेंट हमने यहां पर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रखा है, यानी कि टू अ लार्ज एक्सटेंट जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो यहां पर जो है क्या होते हैं, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक ही सर्विस में रह सकते हैं। ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर कुछ सेफ गार्ड्स भी सिविल सर्वेंट्स को प्रोवाइड किए हैं। ऐसा नहीं है कि आज प्रेसिडेंट के मन में आया आज और उन्होंने किसी भी सिविल सर्वेंट को कहा कि भाई अब आप जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने कुछ सेफ गार्ड्स भी प्रोवाइड किए हैं और वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है जी।
कहते हैं जी इट मीन्स दैट द ऑफिसर कैन बी रिमूव्ड बाय द अथॉरिटी ऑन हुज प्लेजर ही होल्ड्स द ऑफिस विदाउट असाइनिंग। सो जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर है ना, उसका मतलब यही है कि भाई जो सिविल सर्वेंट है उसको कभी भी हटाया जा सकता है उसी अथॉरिटी के द्वारा जिसने उसे अपॉइंट किया होता है। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं जी आर्टिकल 310 also make it clear that the power of removal at pleasure is subjected to the other express provisions of the constitution। जैसे कि मैंने अभी कहा कि भाई कुछ सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं और वो सेफगार्ड्स जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोवाइड कर दिए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि हम बात करते हैं जब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट की सिर्फ पर्सनल विश कि भाई मुझे ये सिविल सर्वेंट अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको हटा दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की हम बात करते हैं इसका मतलब देखिए हम क्या कहते हैं, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट को जो है वो जो भी काम करना होता है एट द एड ऑफ द एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करना होता है। तो जब हम बात करते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की तो यहां पर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में भी एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाता है। सो प्रेसिडेंट खुद की इच्छा से नहीं बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की इच्छा से यहां पर भी काम करते हैं। आर देयर एनी एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर? तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि यस देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या है एक्सेप्शंस? देखिए भाई देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर प्रेसिडेंट जो है अपनी इच्छा से या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इच्छा से जो है किसी व्यक्ति को नहीं हटा सकते हैं, और ये भी हमने एक्सप्रेसली अपने संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये एक ऐसा मामला है जहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक नहीं हटाया जा सकता, यानी कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे नहीं हटाया जा सकता। उनकी एक फिक्स टेन्योर होती है और अगर उन्हें हटाना भी है तो वहां पर हमने प्रॉपर कंडीशंस लिखी हैं और एक रिजिड प्रोसीजर भी हमने इस्टेब्लिश किया है कि उन्हें इस तरह से हटाया जा सकता है। दूसरी बात ये कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एंड तीसरा है जी चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। सो ये कुछ ऐसी पोस्ट्स होती हैं दोस्तों जहां पर हम प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं और यहां पर इनको हटाना काफी ज्यादा टफ हो जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए और वो सब, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जी नोट विद स्टैंडिंग दैट अ पर्सन होल्डिंग अ सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन और अ स्टेट होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एनी कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो है ना प्रोविजन काफी अच्छा प्रोविजन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, कंफ्यूजिंग तो है बट हम इसे इजी बनाते हैं। क्या कहा गया? कहता है जी इन तीन केसेस को छोड़ दो। कौन से तीन केसेस को छोड़ दो? एक तो डिफेंस सर्विसेज को छोड़ दो, एक ऑल इंडिया सर्विसेज को छोड़ दो और एक सिविल सर्विसेज को छोड़ दो। इन तीनों केसेस को छोड़कर अगर हमें किसी व्यक्ति को सिर्फ इसीलिए अपॉइंट करना पड़ता है क्योंकि उसके पास एक्सेप्शनली वेल क्वालिफिकेशंस हैं या एक्सेप्शनली वेल और बिल्कुल ही डिफरेंट सी यहां पर कोई क्वालिफिकेशंस हैं और उसे अपॉइंट करने के लिए ये नेसेसरी हो जाता है कि उसकी सर्विस कंडीशंस में हम ये बात रखें कि भाई जब हम आपको हटाएंगे तो आपको हम कंपनसेशन देंगे। अगर हमने दो कंडीशंस में उसको हटाया कि भाई मान लो आज हमने उसको रखा, कल को वो पोस्ट ही एबॉलिश हो गई, या फिर उसे हमने हटाया उसकी गलती की वजह से नहीं या उसके मिसकंडक्ट की वजह से नहीं और किसी रीजन से हटाया, तो ऐसे दोनों ही कंडीशंस में हम उसे कंपनसेशन देंगे। ऐसे कंडीशंस में कहता जी इन तीनों को छोड़कर हम कोई एक्सेप्शनली केसेस में यहां पर जो है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। मैं दोबारा इसको पढ़ता हूं क्या कहा गया। कहता है जी नॉट विद स्टैंडिंग दैट अ पर्सन होल्डिंग अ सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन और अ स्टेट होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट any contract under which a person not being a defense service or all India service or a civil service of the union or state is appointed under this constitution to hold such a post as may if the president or the governor as the case may be deem it necessary in order to secure the service of a person having special qualification provide। अब ये देखो यहां पर आ गई बात, यहां पर मेन मुद्दा आ रहा है क्या कि provide for payment to him for compensation if before the expiration of an agreed period that post is abolished or if he is for the reasons not connected with any misconduct on his part required to vacate that post। यानी कि इन तीनों को अगर हम छोड़ दें, डिफेंस को, सिविल सर्विसेज को और ऑल इंडिया सर्विसेज को अगर हम छोड़ दें और कोई ऐसी नई पोस्ट आ जाए जहां एक्सेप्शनल क्वालिफिकेशन वाले को यहां पर हमें अपॉइंट करना पड़ रहा है, उसे हमने अपॉइंट किया
उसने कहा जी मेरे को जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी मैं नहीं आऊंगा, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। ऐसे केस में हम उसको कहते हैं कि भाई देखो आप आओ, आपको यहाँ पर जो है हम ये कंडीशंस रख रहे हैं कि आप अगर कल को हटाए जाते हो, आपकी गलती के बिना अगर हटाए जाते हो तो हम आपको यहाँ पर क्या कंपनसेशन देंगे और ये वो। तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 311 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या है? डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और स्टेट। सो यहां पर अब बात करेंगे कि जब हटाया जा रहा है सिविल सर्विसेज को कैसे हटाया जाएगा। कहता जी नो पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन और एन ऑल इंडिया सर्विस और अ सिविल सर्विस ऑफ स्टेट और होल्ड्स अ सिविल पोस्ट शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट बाय व्हिच ही वाज अपॉइंटेड। सिंपल सी बात है कि भाई अगर आप एक सिविल सर्वेंट को हटा रहे हो, पहली बात तो ये दो चीजें यहां पे बताई गई हैं हटाने से जुड़ी हुई। पहली बात तो ये कि जब आप एक सिविल सर्वेंट को हटा रहे हो, अगेन हमने क्या कहा था कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तो है, लेकिन वो जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है उसी की ये एक्सेप्शन है 311 में। पहली बात तो ये कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कभी भी हटा दोगे। यहां स्पष्ट कर दिया गया कि भाई पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जब भी एक सिविल सर्वेंट को हटाया जा रहा है, जिस अथॉरिटी ने उसे अपॉइंट किया था उससे नीचे की अथॉरिटी तो उसे नहीं हटा सकती। सो अगर मान लो एक ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर को या एक सिविल सर्वेंट के ऑफिसर को प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था तो प्रेसिडेंट ही उस व्यक्ति को हटा सकते हैं, उससे नीचे की अथॉरिटी के पास ये पावर है नहीं और प्रेसिडेंट से ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। सो यहां पर वही हटा सकते हैं। दूसरी बात ये कहते जी नो सच पर्सन एज अफोरसेड शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him or given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges। यानी कि ये कि भाई जब भी किसी व्यक्ति को आप हटा रहे हो, जिस भी ग्राउंड पर हटा रहे हो, लेट्स से मिसकंडक्ट पर हटा रहे हो, तो पहले इंक्वायरी की जाएगी। बिना इंक्वायरी के आप उस व्यक्ति को नहीं हटाओगे और इंक्वायरी करने के बाद भी यहां पर क्या होगा, इन्फॉर्म करोगे, आप इंक्वायरी करोगे, उसे इन्फॉर्म करोगे चार्जेस का। कई सारे ऐसे केसेस भी हमें देखने को मिले हैं जहां एक सिविल सर्वेंट के खिलाफ इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी होने के बाद उसे चार्जेस नहीं बताए गए कि क्या चार्जेस पे उसे डिसमिस किया जा रहा है, तो ऐसे में उसका जो डिसमिसल था उसे रद्द किया गया है कोर्ट के द्वारा। सो चार्जेस बताना उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ ने आपने इंक्वायरी की वो भी जरूरी होता है। और कहता है जी गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विद रिस्पेक्ट टू दोज चार्जेस। यहां पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि भाई देखिए भाई नेचुरल राइट्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो होते हैं वो भी यही कहते हैं कि भाई आपको नो पर्सन कैन बी पनिश्ड अनहर्ड। सो आप बिना किसी को सुने हुए उसे पनिशमेंट नहीं दे सकते। वही बात यहां कही गई कि भाई अगर आप किसी को हटा भी रहे हो पहले उसे सुनोगे, उसको फिर ही आप यहां पर जो है हटाओगे। चलिए आगे क्या कहा गया, प्रोवाइडेड दैट वेयर इट इज प्रपोज्ड आफ्टर सच इंक्वायरी टू इम्पोज अपॉन हिम such penalty may be imposed on the basis of the evidence adduced during such inquiry and it shall not be necessary for the purpose for any person for such person any opportunity of making representation of the penalty proposed। देखिए भाई एक चीज को यहां पर समझकर चलें कि दो तरह की यहां पर हमने बात की कि दो तरह की रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है। अब होगा क्या कि पहले क्या होता था, पहले यहां पर बेसिकली दो तरह की यहां पर रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता था। ओरिजिनली द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वाज गिवन टू द सिविल सर्वेंट्स एट टू स्टेजेस, एक इंक्वायरी स्टेज एंड दूसरी है पनिशमेंट स्टेज। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत हमने जो सेकंड स्टेज पर इंक्वायरी में उसे रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता था उसे हटा दिया। यानी कि अब ये जो प्रोविजन है ना जो अब हमने यहां पर पढ़ी कि भाई उसे आप रीजनेबल जो है अपॉर्चुनिटी दोगे ऑफ बीइंग हर्ड, ये जो अपॉर्चुनिटी है 42nd अमेंडमेंट से पहले तो दो बार अपॉर्चुनिटी मिलती थी। पहले जब उसके खिलाफ सुनवाई हो रही है और दूसरी बार तब जब उसे सजा दी जा रही है। मान लो उसके खिलाफ सुनवाई हो रही है तब भी उससे सुना जाएगा कि भाई ये आप अपना डिफेंस दो। दूसरी बार जब उसके ऊपर कोई आरोप सिद्ध हो गया उसके बाद जब उसे सजा दे रहे हैं तब भी उसे सुना जाता था। लेकिन 42nd अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, 42nd अमेंडमेंट के बाद ये जो दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती थी
जो कौन सी होती थी, सजा के टाइम जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी उसे हमने यहां से हटा दिया है। कहता है जी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 abolished the provision for the second opportunity. Hence the present position is that where it is proposed after the inquiry to impose upon a civil servant punishment for of dismissal, और यहां पर अब क्या होगा, एविडेंसेस के बेसिस पर ही, जो भी यहां पर एविडेंस एड्यूस्ड हुए हैं उसी के बेसिस पर ही यहां पर उसको यहां पर जो है पनिशमेंट दी जाएगी। दूसरी यहां पर एक और जो बात है वो ये कि भाई ये जो सेकंड हमने बात पढ़ी कि भाई उसको आपने रीजनेबल यहां पर चांस देना है टू बी हर्ड, ये जो प्रोविजन है ये कुछ केसेस में ये भी नहीं लागू होगी। ये जो सेकंड है ना, ये जो सेकंड प्रोविजन है ये कुछ केसेस में नहीं लागू होगी। कौन से केसेस हैं? पहला तो ये, जब उस व्यक्ति के खिलाफ यहां पर कोई क्रिमिनल चार्ज प्रूव हो जाए और वो क्रिमिनल चार्ज के तहत उसके खिलाफ कन्विक्शन हो जाए, तो ऐसे में उसे हटाने के लिए आपको उसको फर्दर कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, कोई यहां पर आपको उसे चांस टू बी हर्ड देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक मान लीजिए एक सिविल सर्वेंट है, उसको यहां पर ये प्रूव हो गया कि जी वो किसी मर्डर में इन्वॉल्व था। अब ऐसे में आप यहाँ पे ये नहीं कहोगे कि भाई उसे हटाना है तो उसे यहाँ पर राइट टू बी हर्ड देना चाहिए या फिर उसे यहाँ पर उसके खिलाफ इंक्वायरी करें। हम क्यों इंक्वायरी करेंगे जब कोर्ट ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि ही वाज इन्वॉल्व्ड इन अ मर्डर, मोरल टर्पिट्यूड भी हो गया, मर्डर में इन्वॉल्व हो गया, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपको यहाँ पे राइट टू बी हर्ड उसे देने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्या हो गया, वेयर द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू डिसमिस, रिमूव अ सिविल सर्वेंट और टू रिड्यूस हिम इन द रैंक इज सेटिस्फाइड दैट फॉर सम रीजन to be recorded in writing it is not reasonably practicable to hold such inquiry। जहां पर आपको ये लगता है कि भाई इंक्वायरी करना ही प्रैक्टिकेबल नहीं है या इंक्वायरी करना संभव ही नहीं है उसे हटाने के लिए, उसे रिड्यूस करने के रैंक में के लिए संभव नहीं है, तो वहां पर आप राइटिंग में लिखोगे कि भाई इस वजह से हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इंक्वायरी किए बिना इसको रिड्यूस कर रहे हैं क्योंकि ये इंक्वायरी करना इस वजह से पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात ये कहता है जी वेयर द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज सेटिस्फाइड दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ दिस nation, of the security of the nation, it is not expedient to hold such inquiry, right? So यहाँ पर ये कहा गया कि भाई जब सिक्योरिटी ऑफ द नेशन के इंटरेस्ट में यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि भाई हम यहाँ पर इंक्वायरी करें, तो ऐसे में आप लिखित में ये बात कहकर बिना इंक्वायरी किए भी उस व्यक्ति को यहाँ पर डिसमिस या फिर हटा सकते हैं। फिर आखिरी आर्टिकल पर आते हैं, आर्टिकल 312 जो कि बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज की। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या कहता है जी, कहता है जी इफ द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज डिक्लेयर्ड बाय रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग दैट इट इज नेसेसरी और एक्सपीडिएंट इन द नेशनल इंटरेस्ट टू डू सो, पार्लियामेंट may by law provide for creation of one or more all India service including all India judicial services common to union and state। सो ऑल इंडिया सर्विसेज की हम बात करते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज कौन सी होती हैं? ये ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि सेंटर और स्टेट दोनों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया, इंडियन पुलिस सर्विसेज हो गया, या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हो गया। अब क्या होता है, ये डेपुटेशन पे इनको एक तो स्टेट कैडर मिल जाता है, स्टेट कैडर मिलने के बाद डेपुटेशन पे क्या होता है, ये सेंटर में भी आते हैं। सो ये दोनों को सर्व कर रहे हैं, सेंटर को भी, स्टेट को भी, सेंटर को भी, स्टेट को भी, टाइमली ये जो है सर्व करते रहते हैं। सो इनको ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है। अब कहता है जी ऑल इंडिया सर्विस की क्रिएशन होगी कैसे? राज्यसभा के पास ये पावर है कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर मिलकर ये डिसीजन लें और ये कहें, एक रेजोल्यूशन पास करें इससे रिलेटेड, तो वो एक नई ऑल इंडिया सर्विस जो है उसका गठन कर सकते हैं। सो ये था कुछ प्रोविजंस, ये कुछ प्रोविजंस हमने देखे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए हैं सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दूसरी बात ये कि भाई हमारा एक फ्लैश सेल चल रहा है, जुडिशरी से भी जुड़ा हुआ है एंड यूपीएससी से भी जुड़ा हुआ है। कल तक ये वैलिड है, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं हमारी ऐप पे विजिट करके या हमारी साइट पर जाके। सो मिलेंगे कल दोस्तों, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।